अब हम डेमो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि लेक्चर हुआ किस तरह करेंगे और क्या आपको मेरी समझ भी आया करेगी या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की समझ नहीं लगती कि टीचर्स अपना क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। और सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जो जूम हम अकाउंट यूज़ करते हैं लेक्चर्स के लिए वो पेड है, वो रजिस्टर्ड है। सो आफ्टर 40 मिनट्स मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हुआ करेगी। ठीक है, ये मीटिंग या ये जो क्लास होगी ये 1.5 घंटे से पहले डिस्कनेक्ट नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास 3 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस हैं। अगर 1 सेकंड के लिए भी किसी एक इंटरनेट का इशू होगा सो हम दूसरे इंटरनेट कनेक्शन को फ़ौरन जो है वो यूज़ करेंगे ताकि लेक्चर जो है वो 1 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब ना हो। और जहाँ पे थोड़ी सी आपकी तरफ अगर या हमारी तरफ अगर थोड़ी सी भी इंटरनेट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई सो उस पॉइंट को क्लियर करके फिर ही अगला पॉइंट स्टार्ट किया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू ना रहे। सो आज मैं आपको जो डेमो क्लास का ये जो डेमो लेक्चर देने जा रहा हूँ ये बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज से है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का ये डेमो है। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर टीचर की आपको समझ भी नहीं आती और ये बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट होता है कि स्टूडेंट्स बड़ा बोरिंग फील करते हैं इसके लिए। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। जो बैच 1 और बैच 2 की जो डेमो क्लासेस हुआ करती थी वो मैं ज्योग्राफी की या किसी और चीज़ की देता था। सो हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है कि अगर मेरी हिस्ट्री की आपको अगर समझ आ गई तो इट मीन्स कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी वार हो, कोई डिस्प्यूट हो तो उसके अंदर मिनिमम 2 पार्टीज तो होती ही हैं। ठीक है, 2 और 3 पार्टीज तो उसका पार्ट होती हैं। उसी तरह ही जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध था यानी जो फतेह सिंध थी 712 वाली, इसके अंदर भी 2 पार्टीज थी। एक का ताल्लुक उमैया कैलिफेट से था यानी उमैया कैलिफेट अरब वर्ल्ड से जिसका ताल्लुक था। दूसरी जो पार्टी थी या दूसरी जो कंट्री थी या दूसरा जो इलाका था वो था सिंध या सिंध की उस टाइम की जो हुकूमत थी। ठीक है, सो बैकग्राउंड में से क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं और पेपर में क्या क्या आ सकता है तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंध का मैं आपको बताता हूँ कि सिंध का क्या बैकग्राउंड था। सो आज से 1400 साल पहले 1300 साल पहले सिंध के अंदर एक फैमिली की डायनेस्टी थी। उस फैमिली का नाम था राय फैमिली और उनकी जो डायनेस्टी थी उसे कहते थे राय डायनेस्टी। जो राय डायनेस्टी थी या जो राय फैमिली थी इसका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। सो रिलीजन की वजह से इसे बुद्धिस्ट डायनेस्टी भी कहते हैं। सो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो राय डायनेस्टी थी उसका रिलीजन क्या था। ये जो राय फैमिली थी जिसकी वो राय डायनेस्टी थी उनका रिलीजन क्या था, तो वो बुद्धिज्म था, बुद्धिस्ट थे वो। इसलिए राय डायनेस्टी को बुद्धिस्ट डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि राय डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका क्या नाम था। उसका नाम था राय सिहासी टू। अब मैं आपको हिस्ट्री हमेशा स्टोरी की तरह करवाऊंगा ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहे। क्योंकि हमें स्टोरीज याद रहती हैं बेशक वो मूवीज की हो, सीजन्स की हो, ड्रामास की हो, तो हमें हिस्ट्री हमेशा स्टोरी की तरह याद रहती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अदरवाइज रट्टा तो हिस्ट्री का नहीं चलता। सो आपको बताता चलूं कि आज से 1600 साल 1400 साल पहले जब ये राय डायनेस्टी की हुकूमत कायम हुई तो ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। करंट जो सिंध है, जो बलूचिस्तान के एरियाज हैं, स्पेशली मकरान कोस्टल जो एरियाज हैं या जो सेंट्रल बलूचिस्तान है, नॉर्दर्न बलूचिस्तान है और
मुल्तान का जो इलाका जो साहिवाल तक तब काउंट होता था, इसके अलावा जो करंट इंडियन स्टेट है गुजरात की, इसके एरियाज। तो हर डायनेस्टी का एक पीक पॉइंट होता है, और हर पीक पॉइंट के बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और जब उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो जो भी उस डायनेस्टी का रूलर होता है वो भी लोगों की नज़रों में गिरने लग जाता है, वो एक वीक रूलर लोगों को लगने लग जाता है। इसी तरह ही राय सियासी टू जो था, जब ये हुक्मरान बना, तो इसकी स्टेट के बहुत से इलाके या तो मुसलमानों ने कब्जे में कर लिए थे, या जो इसके जो लोग थे, इसके जो वफादार लोग थे, उन्होंने ये एरियाज जो थे, यानी जो इसके लोकल सूबेदार थे या जो लोकल इसके हुक्मरान थे, इन इलाकों के अंदर यानी साहिवाल वाला मुल्तान के नॉर्थ में, और जो करंट गुजरात है इंडियन स्टेट जो है, वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने बगावत कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी इख्तियार कर ली किंगडम ऑफ सिंध से। और मुसलमानों ने ये वाले एरियाज जो करंट पाकिस्तान की, जिसे मकरान कोस्टल हाईवे के एरियाज कहते हैं, यानी मकरान कोस्टल बेल्ट के ये जो एरियाज हैं जो ईरान तक जाते हैं, ये मुसलमानों ने फतह कर लिए सारे के सारे। तो अब जो सिंध था वो बहुत ही वीक, यानी इतना सा वो बच गया था सिंध। और जो रूलर था राय सियासी टू आखिरी रूलर, सो एक वीक किंगडम का वीक रूलर। सो राय सियासी टू की जो वाइफ थी क्वीन सुनहा देवी, और जो इसका सबसे फेवरेट वजीर था चच। सो क्वीन सुनहा देवी और चच ने मिलके राय सियासी टू को कत्ल कर दिया, और चच जो था वो खुद तख्त के ऊपर बैठ गया, और क्वीन सुनहा देवी से चच ने शादी कर ली। अब इसमें से एमसीक्यू क्या आ सकता है? सबसे पहला एमसीक्यू कि राय डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था? वो राय सियासी टू था। दूसरा, राय सियासी टू की वाइफ का क्या नाम था? वो क्वीन सुनहा देवी था। तीसरा, चच जो था वो किसका मिनिस्टर था? वो राय सियासी टू का था। चौथा, कि राय सियासी टू की हुकूमत का या इसकी बादशाहत का तख्ता किसने उल्टा? वो चच ने उल्टा, ठीक है, चच बादशाह बन गया। फिर चर्च का जो रिलीजन था वो हिंदू था, वो हिंदुइज्म में बिलीव रखता था। सो जब एक बुद्धिस्ट बादशाह मर गया और राय डायनेस्टी को फुल स्टॉप लग गया, और आगे तख्त के ऊपर एक हिंदू रूलर बैठ गया, सो अब आगाज होता है हिंदू डायनेस्टी का। यानी चर्च के बादशाह बनते साथ या चर्च के राजा बनते साथ ही सिंध के अंदर हिंदू डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब चच के दो बेटे थे, चंदुर और दाहिर। एक बुक है चचनामा, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चचनामा ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो वो पर्शियन के अंदर लिखी गई थी, ठीक है, पर्शियन इसका आंसर है, यानी फारसी। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि चच का और राजा दाहिर का आपस में क्या कनेक्शन था। तो राजा दाहिर जो था वो बेटा था चच का, ठीक है। तो चच और राजा दाहिर का आपस में क्या रिलेशनशिप था? तो ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब दूसरी पार्टी की तरफ मूव करते हैं। सो अब दूसरी पार्टी का ताल्लुक था उमैया कैलिफेट से। सबसे पहले मैं आपको उमैया कैलिफेट का बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये क्या थे। जो चार खुलफाए राशिदीन थे, उनके बाद दो लोग जो थे वो एक दूसरे के पैरेलल खलीफा बने थे, यानी अमीर माविया ने भी खिलाफत का ऐलान किया था और हज़रत इमाम हसन ने भी। तो बाद में हज़रत इमाम हसन जो थे वो अमीर माविया के हक में दस्तबरदार हो गए थे, और हज़रत अमीर माविया ने उमैया कैलिफेट की बुनियाद रखी थी 661 के अंदर। और उमैया कैलिफेट जो थी ये स्टार्ट हुई हज़रत अमीर माविया से, और 750 तक उमैया कैलिफेट रूल करती रही। 750 में इसे अब्बासी कैलिफेट ने रिप्लेस किया। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो लास्ट रूलर था उमैयद कैलिफेट का, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मरवान टू। सो पहले उमैया कैलिफेट के हुक्मरान का क्या नाम था, उनके फाउंडर का क्या नाम था? वो थे हज़रत अमीर माविया।
और जो आखिरी थे वो थे मरवान टू। अब जब सिंध फतह हुआ तो तब उमैया कैलिफेट में कैलिफ कौन था? तो जब फतह सिंध हुई या सिंध फतह हुआ तो तब वलीद बिन अब्दुल मालिक जो थे वो खलीफा थे, और जो गवर्नर इराक थे उस टाइम वो थे हिजाज बिन यूसुफ। अब जब वलीद बिन अब्दुल मालिक के वालिद साहब थे खलीफा, यानी अब्दुल मालिक जब थे खलीफा, तो हिजाज बिन यूसुफ जो था उनका बड़ा करीबी वजीर और गवर्नर था। और वलीद बिन अब्दुल मालिक का हिजाज बिन यूसुफ जो था वो टीचर भी था। सो हिजाज बिन यूसुफ की वलीद बिन अब्दुल मालिक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और जितने भी ईस्टर्न प्रोविंसेस थे उन सब के इख्तियारात हिजाज बिन यूसुफ के हवाले किए थे वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। सो हिजाज बिन यूसुफ सिर्फ गवर्नर इराक नहीं थे, बल्कि जितने भी मशरकी सूबे थे और जो सेंट्रल एशियन जो करंट एरियाज हैं, जो ईरान का एरिया है, जो अफगानिस्तान का एरिया है, या जो बलोचिस्तान की करंट पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान का एरिया, ये सारे के सारे हिजाज बिन यूसुफ की के अंडर आते थे। ठीक है। तो हिजाज बिन यूसुफ जो था वो आप कह सकते हैं कि जितने भी ईस्टर्न प्रोविंसेस थे इनका वाइसरॉय था, लेकिन बेसिकली उसके पास जो ओहदा था वो था गवर्नर इराक का। यानी ये इसके पास कह लें कि एडिशनल पावर्स थी। ठीक है। सो वैसे तो वो गवर्नर इराक था, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है हिजाज बिन यूसुफ जो था वो क्या था, तो वो गवर्नर इराक था। ठीक है। तो गवर्नर इराक था हिजाज बिन यूसुफ। अब उस जनरल का नाम भी पूछा जा सकता है कि जिसने सिंध को फतह किया था। तो जो मुस्लिम जनरल था जिसने सिंध को फतह किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम का और क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में? मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक किस खानदान से था? तो अल तकाफी फैमिली से इसका ताल्लुक था। फिर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम का हिजाज बिन यूसुफ के साथ क्या रिलेशनशिप था? तो मोहम्मद बिन कासिम का हिजाज बिन यूसुफ के साथ दो रिलेशनशिप्स थे। एक, मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा था, नेफ्यू था। दूसरा उसका दामाद था, सन इन लॉ था। सो मोहम्मद बिन कासिम जिस जनरल ने फतह किया सिंध को, इसके हिजाज बिन यूसुफ के साथ दो रिलेशनशिप्स थे। सन इन लॉ भी था हिजाज बिन यूसुफ का, और नेफ्यू भी था। अब मूव करते हैं कि जी रीजंस क्या थी कि उमैया कैलिफेट को सिंध फतह करना पड़ा। तो सबसे पहली जो रीजन है पायरेट की, जो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि समुद्री कज़ाक थे, उन्होंने जहाज़ों को लूटा और फिर एक खत गया, और फिर हिजाज बिन यूसुफ ने गुस्से में आके फौज भेज दी। लेकिन सिर्फ ये एक रीजन थी, इसके अलावा भी काफी ज्यादा रीजंस थी जिसकी वजह से सिंध को फतह किया गया। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रीजन डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब ये जो पायरेट्स थे इसमें से क्या एमसीक्यू आ सकता है? तो सबसे पहले एमसीक्यू ये होगा कि जो शिप्स थी वो कहाँ से आ रही थी? वो शिप्स आ रही थी सेलून से। अब पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन आता रहता है और वो आ सकता है मजीद, कि श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है? तो श्रीलंका का ओल्ड नेम है सेलून। ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो जहाज कहाँ से आ रहे थे, वो सेलून से आ रहे थे, पेपर के अंदर अगर ये पूछ ले एग्जामिनर के श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है, तो वो सेलून है। दूसरी चीज कि पायरेट्स का ताल्लुक किस एरिया से था? वो दीबल से था। ठीक है। पायरेट्स का ताल्लुक किस एरिया से था? वो दीबल से था। अब सेलून से जो जहाज थे वो डिफरेंट अरब बेवाओं को और उनके बच्चों को लेकर बसरा की तरफ जा रहे थे कि दीबल के कजाकों ने उन जहाज़ों को लूट लिया। अब जब उन जहाज़ों को लूटा गया तो हिजाज बिन यूसुफ को पता चला कि मुकर्रा वक्त में जहाज़ नहीं पहुंचे, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी बात खुल के सामने आ गई कि दीबल के जो कजाक हैं उनकी ये कार्रवाई है। और हिजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा, डिमांड की कि उन सब लोगों को छुड़वाकर और समुद्री कज़ाकों को सजा देकर राजा दाहिर उन सब लोगों को हमारे पास भेजे। लेकिन राजा दाहिर ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो कज़ाक हैं वो मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। ठीक है। वो मेरे अंडर कंट्रोल नहीं आते। सो एक इतनी बड़ी कैलिफेट
का इतना सीनियर गवर्नर एक खत लिख रहा है और उसको जवाब के अंदर ना दी गई है एक छोटी सी स्टेट के राजा की तरफ से। सो वो आप देखें कि अगर करंट दौर के अंदर अगर यूएसए को कोई ना कर दे, कोई छोटी सी कंट्री, तो यूएसए को गुस्सा आ जाएगा। तो वो तो जो दौर था उसमें उमैया कैलिफेट जो थी वो दुनिया की सुपर पावर जो थी उनमें से एक थी। सो ये जंग होनी ही थी। दूसरी जो रीजन थी वो थी इलाफी ट्राइब की, यानी उमैया कैलिफेट के अंदर एक बागी कबीला था, अरब बागी कबीला, जो इलाफी ट्राइब थे। उनको पनाह दी हुई थी पहले चच ने और फिर बाद में राजा दाहिर ने। तो जाज बिन यूसुफ ने वक्तन फवक्तन बहुत दफ़ा राजा दाहिर से और उसके बाप से डिमांड की थी कि इलाफी ट्राइब को जो था वो वापस भेजा जाए, लेकिन इन्होंने इलाफी ट्राइब को वापस नहीं भेजा। तो इलाफी ट्राइब ने पनाह ली हुई थी सिंध में। सो ये भी एक रीजन थी। अब पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस अरब रेबल ट्राइब को सिंध के रूलर्स ने पनाह दी हुई थी, वो इलाफी ट्राइब थे। तीसरी जो चीज थी, रीजन थी कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें पर्शियंस की हेल्प थी सिंध की तरफ से। यानी जब मुसलमान, अब पर्शिया जो है, फारस जो था, जो करंट ईरान है, वो कोई एक दिन के अंदर तो फतह हुआ नहीं है। ये डिफरेंट टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके फतह हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से लेके आगे तक ये थोड़ा थोड़ा करके ये फतह होता गया। सो जब मुसलमान फारस को ये फतह कर रहे थे, पर्शिया को फतह कर रहे थे, तो उस टाइम जो सिंध के हुक्मरान थे ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, पर्शियंस को सप्लाई लाइन दे रहे थे। तो मुसलमानों को बड़ी देर से सिंध के ऊपर ये भी गुस्सा था कि जब हम पर्शियंस के साथ लड़ रहे थे तो अब सिंध के जो लोग थे वो सप्लाई लाइन दे रहे थे पर्शियंस को। इसके अलावा मकरान की बेल्ट को फतह करने के बाद अब मकरान और सिंध जो है वो इकट्ठे हैं। यानी मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि मुसलमानों ने यहां तक तो फतह कर लिया था सारे का सारा। सो अब यही इलाका बच गया था फतह करने वाला। तो अब मुसलमान जो उमैयद कैलिफेट थी वो नेबर स्टेट थी सिंध की। यानी अगर मुसलमानों ने ये इलाका भी फतह करना है और ईस्टर्न जो एरियाज थे एशिया के वो भी फतह करने हैं, सो उन्हें सेफ सी रूट भी चाहिए, उन्हें एक लैंड पैसेज भी चाहिए। सो सिंध को फतह करना ज़रूरी था। इसकी पॉलिटिकल रीजंस भी थी, इसकी रिलीजियस रीजंस भी थी। रिलीजियस रीजंस क्यों? जितने भी मुस्लिम हुकूमतें थीं माजी के अंदर और मौजूदा भी, उन सब की हमेशा से एक प्रायोरिटी रही कि इस्लाम की तबलीग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और इस्लाम को फैलाया जाए। सो अब मुसलमानों का जो झंडा था या इस्लाम का जो झंडा था वो यहाँ तक तो आ गया था। अब इस्लाम को जब उन्होंने ईस्टर्न एशिया के अंदर या जो साउथ एशिया के अंदर, जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर खिलाना था, सो दो ही रास्ते थे, एक बाय लैंड और बाय सी। तो बाय सी और बाय लैंड ये जो इलाका था सिंध का, ये फतह करना जरूरी था ताकि कोई भी हर्डल ना आए मुस्लिम आर्मी को या मुस्लिम प्रीचर्स को बाद में। तो सिंध को फतह करना जरूरी था, ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता था। सो ये थी रीजंस। अब हम आगे एक्सपेडिशन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी जो सफ़र था उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला मुस्लिम जनरल नहीं था जिसने हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले हिजाज बिन यूसुफ ने उबैदुल्ला को भेजा था। उबैदुल्ला के फेलियर के बाद बुदेल गया था उसकी आर्मी की हेल्प करने, वो भी फेल हो गया। तीसरे नंबर पे जो जनरल गया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस एरिया को फतह किया? वो दीपल को फतह किया। दीपल किधर है जी? ये कराची के पास है। अब मोहम्मद बिन कासिम रवाना कब हुआ? 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम रवाना हुआ। और जब ये रवाना हुआ था ये भी पर्शिया के एक सिटी का गवर्नर था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसकी जो ड्यूटी थी वो पर्शिया में थी, उस टाइम फारस में थी। तो 712 में ये रवाना हुआ और दीबल ये पहुंचा 712 में।
711 में ये रवाना हुआ, 712 में ये दीबल पहुंचा। दीबल को फतह करने के बाद इसने नीरुन को फतह किया। अब नीरुन किसका ओल्ड नेम है? ये जो करंट सिटी हैदराबाद है इसका ओल्ड नेम है नीरुन। और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हैदराबाद का ओल्ड नेम क्या है। फिर तीसरे नंबर पे इसने सेवन को फतह किया। चौथे पे इसका जो इनकाउंटर हुआ वो राजा दाहिर के साथ हुआ। किस जगह पे हुआ? कुछ बुक्स में ये आपको रावड़ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ये रोड मिलेगा। ठीक है, सो रोड भी आ जाए या ये रावड़ भी लिखा हो, ये सेम है। ठीक है, ये आपने ज्यादातर यही लिखा हुआ है, तो ये आपने इसको टिक कर देना है या इसको बबल में फिल कर देना है कि राजा दाहिर की डेथ किस किले में हुई है, किस मुकाम पे हुई थी, वो रोड के मुकाम पे हुई। और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ। तो राजा दाहिर के बाद इसने ब्राह्मणाबाद को फतह किया, जो कि चंदुर के अंडर आता था। फिर अरोड़ को इसने फतह किया। अरोड़ का क्या एमसीक्यू आ सकता है कि सिंध का उस टाइम कैपिटल क्या था? वो अरोड़ था। ठीक है, और आखिरी सिटी कौन सी फतह की थी? इसने मुल्तान को फतह किया। तो मुल्तान को बड़े इंटरेस्टिंगली इसने जो दरियाए चिनाब से एक अंडरग्राउंड नहर जाती थी मुल्तान सिटी को, उस उस टाइम तो मुल्तान एक फोर्टिफाइड सिटी था, चारों तरफ किला था और सेंटर में सिटी था। सो एक अंडरग्राउंड नहर जाती थी दरियाए चिनाब से मुल्तान के किले को। तो एक बाबा जी के कहने पे इसने वो अंडरग्राउंड नहर को बंद किया और मुल्तान सिटी जो थी उसने सरेंडर कर दिया। तो लास्ट जो सिटी मोहम्मद बिन कासिम ने फतह की वो थी मुल्तान। सो ये था आज का डेमो लेक्चर, और इंशाल्लाह इसी तरह ही बाकी जो है लेक्चर्स हुआ करेंगे। और लेक्चर्स के एंड पे आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हुआ करेगा, और आपकी जितनी भी क्वीज होंगी उन्हें सोल्व किया जाएगा। हर टॉपिक के साथ बताया जाएगा कि क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं, और हर मतलब 360 डिग्री के एंगल पे एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर जो है वो पहले होता था कि इम्तियाज शाही से आना है, अब वो पीपीएससी ने अपना डाटा बैंक चेंज कर दिया। अब पेपर जो है वो कहीं से भी आ सकता है। जो अब करंट पेपर्स हो रहे हैं वो आप देखें कि पेपर वो कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए आपको भी हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी हर एंगल से। सो ये थी आज की डेमो क्लास। थैंक यू सो मच।